Hello students. Now the next topic in the genetic series is pedigree analysis. Very important topic from CSR point of view. और वैसे भी ये जो questions होते हैं ये थोड़ा सा mathematics, probability और एक basic concept के base पे questions आते हैं. मतलब directly आप ये नहीं सोच सकते कि अगर हमने ये topic पढ़ लिया तो direct हमें statement question आएगा या direct memory based question आएगा. So pedigree analysis बहुत easy है. Just हमें कुछ सबसे पहले basic understanding करना है कि analysis में कि आप किस चीज़ को किस symbol को क्या मानते हो, क्योंकि बेसिकली पेडिग्री क्या है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. पिक्चर्स की फॉर्म में या हम कहेंगे कुछ सिंबल्स की फॉर्म में हम एक फैमिली हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, क्योंकि ह्यूमन जेनेटिक्स को अगर स्टडी करना है तो हम बाकी एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स की तरह ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक फैमिली चूज किया फिर आप उनके जो चिल्ड्रन हैं उनके करेक्टर्स को स्टडी करते हो, क्योंकि जनरेशन टाइम जो करेक्टर्स हैं नेक्स्ट प्रोजेनी आने में कम से कम 18 to 20 ईयर्स लग जाते हैं. तो जेनेटिक्स जो भी होगा वो एक ही ट्रेट को स्टडी करने के लिए काफ़ी ईयर्स लग जाएंगे. सो ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि हम उसकी फैमिली हिस्ट्री के बेसिस पे एक ट्री बनाएंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. उसमें हम अफेक्टेड, नॉर्मल पर्सन ये सब शो करेंगे कौन से कैरियर्स हैं, और दैट ऑन दैट बेसिस हम डिटरमाइन करते हैं कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है अफेक्टेड है तो उसमें वो जो पर्टिकुलर जीन्स है वो कौन सी फैमिली से आया है, मैटरनल साइड से है, पैटर्नल साइड से है, जीन जो है वो एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, या वो ऑटोजोमल है, ऑटोजोमल में भी ऑटोजोमल डोमिनेंट है या ऑटोजोमल रिसेसिव है. तो डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं हर एक पर्टिकुलर ट्रेट के. सो फर्स्ट हम रूल्स स्टडी करेंगे. हमें पेडिग्री में सबसे पहले सिंबल्स क्या बताएंगे. हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अगर फीमेल को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, मेल को रिप्रेजेंट करना है तो हम एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं. जनरली जिसका सेक्स हमें नहीं पता होता उसको हम इस तरह से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे. ये बेसिकली अननोन सेक्स है. दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल. सो अब अभी अगर हमने ये एम्प्टी बनाए हैं सारी तो इसका मतलब ये सारे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर नॉर्मल. सपोज अब हम शो कर रहे हैं कि जिस ट्रेट को मैं स्टडी कर रही हूँ उस ट्रेट से ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है अफेक्टेड है. तो अफेक्टेड शो करने के लिए आप इसको एक सॉलिड सर्कल या इस तरह से हम उसमें मार्किंग शो कर देते हैं. वैसे ही हम मेल को शो करेंगे या जो भी अननोन सेक्स होगा उसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं. ठीक है. सपोज अब वो अफेक्टेड नहीं है लेकिन उसमें वो एलील्स हैं, मतलब वो कैरियर है. अगर कैरियर है तो समटाइम्स इस तरह से एक सेंटर में डॉट रिप्रेजेंट किया जाता है. इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या है, वो कैरियर है, मतलब उसमें वो एलील प्रेजेंट है लेकिन अभी वो पर्टिकुलर ट्रेट वो फिनोटाइप शो नहीं कर रहा. अब अगर सपोज हमारे पास जो पर्सन है वो बाद में वो डिजीज शो करेगा, अभी वो कैरियर है लेकिन एसिम्टोमेटिक है, मतलब अभी हमें नहीं पता चल रहा कि उसमें वो डिजीज है, लेकिन लेटर ऑन वो डिजीज शो करेगा, तो हम उसको सिंपली एक लाइन से इस तरह से शो कर देते हैं. अगर हमने इस तरह से शो किया इसका मतलब वो एसिम्टोमेटिक कैरियर हम शो कर रहे हैं जो बाद में डिजीज को डेवलप कर सकता है. अब अगर सपोज कोई हम फैमिली हिस्ट्री में देख रहे हैं और वो इंडिविजुअल अब प्रेजेंट टाइम पे लाइव नहीं है, वो डेथ हो चुकी है, तो हम जो डिसीज्ड पर्सन होता है, मतलब नॉर्मल जो आपने शो किया वो ठीक है, अगर मैंने इसको डिसीज शो करना है मतलब जो ऑलरेडी डाई कर चुका है, तो हम सिंपली एक इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं. हम एक स्लैश से अगर उसको शो कर रहे हैं तो इसका मतलब वो डिसीज पर्सन है, अब वो नहीं प्रेजेंट है. तो अगर ऐसे शो किया तो इसका मतलब अभी वो जिंदा नहीं है, वो अब हम शो कर चुके हैं कि उसकी डेथ हो चुकी है. अब ये डिफरेंट है, वो हमने मेल फीमेल और उसके लिए शो कर दिया कि उनकी कंडीशन के बेसिस पे. सपोज अब हम फैमिली हिस्ट्री में ये शो कर रहे हैं कि एक फीमेल की मैरिज होती है इस मेल से, तो जब हम मैरिज शो करते हैं तो उनके बीच में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जिससे दोनों को आपने कनेक्ट किया होता है. तो अब ये श्योर है ये मदर है और ये फादर है. अब आगे इसकी जो प्रोजेनी है वो हम सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आप जितनी भी आगे प्रोजेनी होगी वो आप शो कर सकते हो. डॉटर, सन, सपोज एक और डॉटर, जितने भी होंगे वो आगे आप शो करोगे. अब इनको तो हम सिंपली कहेंगे सिबलिंग्स हैं, बट सपोज उनके बीच में ट्विंस अगर पैदा होते हैं इस मदर और फादर से, तो आप ट्विंस को कैसे शो करोगे. हम ट्विंस के केस में सपोज ये मैरिज है और ये, तो आप इसको ऐसे शो करते हो. ठीक है. ट्विंस आगे आप कुछ भी बना सकते हो, सपोज हमने दो ब्रदर्स शो कर दिए. अब अगर वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो इस तरह से शो किया जाता है. आपने ट्रायंगल शो किया है एक तरह से, और अगर वो नॉन आइडेंटिकल हैं, सपोज ये मदर फादर, तो नॉन आइडेंटिकल में हम सिंपली ऐसे शो कर देंगे.
और अगर यहाँ कभी कोई क्वेश्चन मार्क है तो इसका मतलब हमें अभी पता नहीं है कि कौन से टाइप के ट्विंस हैं, बट ट्विंस के लिए हम इस तरह से शो करते हैं, मैरिज देन ऑफस्प्रिंग, ये प्रोजेनी हमने इस तरह से शो किया। अब हमारे पास नेक्स्ट कई बार ये भी हम शो कर सकते हैं कि जो मैरिज है अगर तो वो अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स है तो आपने ऐसे शो किया, पर कई बार हम शो करते हैं कि वो रिलेटेड बहुत ही क्लोज इंडिविजुअल्स के बीच में अगर मैरिज शो कर रहे हैं तो हम कई बार उसको डबल लाइन से शो करते हैं। डबल लाइन सिंपली रिप्रेजेंट कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो जेनेटिकली बहुत क्लोज हैं। तो ये डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन हम यूज करते हैं जब हम पेडिग्री एनालिसिस करेंगे। नाउ समटाइम्स एक टर्म और आता है इसमें, प्रोबैंड कौन सा है। सपोज मैं ये एक ट्री स्टडी कर रही हूँ, ये हिस्ट्री हम स्टडी कर रहे हैं और इसमें यहाँ लिखा है पी और एरो, और ये अफेक्टेड इंडिविजुअल है, तो अफेक्टेड इंडिविजुअल है तो आप इसको एक तरह से सॉलिड या इस तरह से शो करते हो। जिस अफेक्टेड इंडिविजुअल या जिसको जेनेटिक्स स्टडी कर रहा होता है, कोई भी अगर उसकी हिस्ट्री को स्टडी कर रहा है, मैंने इस इंडिविजुअल को चूज किया और इसके बेसिस पे आगे सारी इसकी फैमिली हिस्ट्री बनाया, तो ये इंडिविजुअल में वो पर्टिकुलर ट्रेट प्रेजेंट होगा, तभी मैं उस ट्रेट की स्टडी कर रही हूँ आगे की कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट था। तो जिस इंडिविजुअल को हम चूज करते हैं जिसके बेसिस पे फैमिली हिस्ट्री बनाया जाता है उसे हम कहते हैं प्रोबैंड। प्रोबैंड मीन्स सब्जेक्ट है हमारा स्टडी का, बेसिकली उसी के बेसिस पे हमने उसका फैमिली हिस्ट्री बनाया और ये देखा कि उसमें जो पर्टिकुलर ट्रेट है वो कहाँ से आया, मीन्स फादर से, मदर से, मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड कहाँ से है, तो वो हम जिसको चूज करेंगे उसको हम कहेंगे प्रोबैंड। दूसरा, डबल लाइन से हमने जो क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मैरिज शो किया था उसके लिए कई बार एक और टर्म हम यूज करते हैं, कंसैंग्विनिटी। इसका मतलब है क्लोज मैरिजेस, जब हम जो रिलेटिव्स हैं वो उनके बीच में मैरिजेस शो करते हैं, या जो जेनेटिकली बहुत ही क्लोज हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं ऑलमोस्ट, डिफरेंसेस उनके बीच में बहुत कम है, अगर उनके बीच में मैरिज शो करते हैं तो कंसैंग्विनिटी हम कह देते हैं टर्म। सो अब हम नेक्स्ट डिफरेंट ट्रेट्स के बेसिस पे देखेंगे कि पेडिग्री में आपको कैसा कैसा इनहेरिटेंस मिलेगा। अगर वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो कैसा होगा, रिसेसिव है तो कैसा होगा, अगर एक्स लिंक्ड है तो कैसा होगा। वन बाय वन हम ट्रेट्स की करेक्टर स्टडी करेंगे। सो हमारे पास बेसिकली ये डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हो सकती है। अगर तो ट्रेट जो है ऑटोसोमल रिसेसिव है, अगर वो रिसेसिव है तो रिसेसिव जो होता है वो होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस करता है, और ऑटोसोमल की हम बात कर रहे हैं इसका मतलब नॉर्मल जीन्स, हम क्रोमोसोमल जीन्स की बात कर रहे हैं जो सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं है। अगर वो रिसेसिव है तो एक बात तो ये कि क्योंकि ये एक्स लिंक्ड नहीं है तो इसका मतलब आपको दोनों सेक्सेस में मिलेगा और इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि मेल में ज्यादा या फीमेल में ज्यादा है, दोनों सेक्सेस में मिलेगा इक्वल फ्रीक्वेंसी। ऑटोसोमल के लिए ये करेक्टर जो है सेम है, चाहे ऑटोसोमल रिसेसिव है चाहे ऑटोसोमल डोमिनेंट है, वो आपको दोनों ही सेक्सेस में मिलेगा और इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ मिलेगा। अगर वो रिसेसिव है तो वो जनरेशन को स्किप कर सकता है, क्यों, क्योंकि एक जनरेशन में हो सकता है वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में वो एलील प्रेजेंट हो तो वहां डोमिनेंस की वजह से उसका इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में वो होमोजाइगस रिसेसिव आ गया तो आपको अफेक्टेड पर्सन मिलेगा या ट्रेट जो है उसका एक्सप्रेशन मिलेगा। तो अगर वो रिसेसिव है, चाहे वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा चाहे एक्स लिंक्ड रिसेसिव होगा, जो भी ट्रेट रिसेसिव होगा वो जनरेशन स्किप कर सकता है। मतलब एक जनरेशन में आपको फिनोटिपिक एक्सप्रेशन मिल रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में नहीं मिला, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में फिर से मिल गया। तो अगर जनरेशन स्किप हो रही है तो सबसे पहले माइंड में जाना चाहिए कि वो रिसेसिव ट्रेट हो सकता है। अगर वो मेल और फीमेल में इक्वल फ्रीक्वेंसी में मिल रहा है तो इसका मतलब वो ऑटोसोमल ट्रेट है। अब वो रिसेसिव है या डोमिनेंट है वो आगे हम चेक करेंगे। अगर वो ऑटोसोमल रिसेसिव है तो ऐसा भी हो सकता है कि अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हो लेकिन पेरेंट्स आपको नॉर्मल लगे, क्योंकि पेरेंट्स इसका मतलब दोनों कैरियर्स हैं, दोनों हेट्रोजाइगस हैं, तभी उनके जो ऑफस्प्रिंग है उसमें वो रिसेसिव एलील्स आ गए। तो प्रोजेनी आगे अफेक्टेड हो सकती है, पेरेंट्स जो हो सकते हैं अनअफेक्टेड हो। अगर जनरली हम देखें तो जो क्लोज मैरिजेस है, जेनेटिकली क्लोज इंडिविजुअल्स के बीच में हम ये मानते हैं कि अगर वो दोनों कैरियर्स हैं तो उनके ऑफस्प्रिंग में रिसेसिव एलील्स के एक साथ आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको ये वाले जो कंडीशंस है वो कंसैंग्विन मैरिजेस में ज्यादा मिलती है, मतलब जो मैरिजेस बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स होती है। अगर वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये तो क्लियर है कि ऑटोसोमल में दोनों सेक्सेस में आने की फ्रीक्वेंसी बराबर है। अगर वो डोमिनेंट है तो कभी जनरेशन स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि अगर डोमिनेंट है चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में चाहे होमोजाइगस में वो अपना एक्सप्रेशन देगा ही देगा। तो अगर पेरेंट अफेक्टेड है तो आगे ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड आपको मिल रहा है। ऑफस्प्रिंग तभी मिल सकता है जब कम से कम पेरेंट जो होगा वो अफेक्टेड होगा जरूर कोई ना कोई। तो हम ये कह सकते हैं ये कभी जनरेशन स्किप नहीं करेगा, वो आप डोमिनेंट जो भी करेक्टर लेते हो उसमें कभी जनरेशन स्किप नहीं होती है। देन अनअफेक्टेड पेरेंट्स डू नॉट ट्रांसमिट ट्रेट। अगर पेरेंट अनअफेक्टेड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें वो डोमिनेंट ट्रेट नहीं है, इसका मतलब पेरेंट क्या है, रिसेसिव। अगर पेरेंट रिसेसिव है तो आगे अपने ऑफस्प्रिंग को डोमिनेंट एलील वो नहीं दे सकता। इसका मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा, रिसेसिव में उल्टा था,
पेरेंट अनअफेक्टेड है, चाइल्ड फिर भी अफेक्टेड हो सकता है, बट इस केस में अगर चाइल्ड अफेक्टेड है तो पेरेंट अफेक्टेड जरूर होना चाहिए। अनअफेक्टेड पेरेंट जो है कभी भी आगे अपने चाइल्ड को वो ट्रेट नहीं दे सकते। और जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग बनेगा अगर, वो हमेशा उसके पास कोई एक पेरेंट तो अफेक्टेड होना ही चाहिए, उसमें डोमिनेंट एलील होगा तभी तो वो ऑफस्प्रिंग में जाएगा। अनलेस एक एक्सेप्शन ये है कि हो सकता है ऑफस्प्रिंग में नया म्यूटेशन आ गया, बट यूजली इनहेरिटेंस में जब भी डोमिनेंट होगा ना तो वो जनरेशन स्किप करेगा, और हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर ऑफस्प्रिंग में वो ट्रेट हमें मिल रहा है तो उसके पेरेंट के पास वो ट्रेट नहीं है, कम से कम एक पेरेंट के पास वो ट्रेट जरूर होगा। आगे हमें मिलते हैं एक्स लिंक्ड ट्रेट्स। ऑटोसोमल में हमने देख लिया इक्वल फ्रीक्वेंसी के साथ आपको मिलता है, अगर वो एक्स लिंक्ड है तो हम कह सकते हैं मेल्स में ज्यादा या फीमेल्स में ज्यादा, अब हम देखेंगे। एक्स लिंक्ड रिसेसिव अगर है तो अगेन रिसेसिव वो कंडीशन होती है होमोजाइगस फॉर्म में वो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब आप एक्स एक्स और एक्स वाई लेते हो तो मेल्स के लिए हम टर्म हेमीजाइगस कहते हैं, तो मेल के पास अगर एक भी एलील है रिसेसिव का तब भी आपको वो ट्रेट मिलेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेल्स ज्यादा अफेक्टेड हैं। अगर सपोज मैं एक्स एक्स फीमेल और ये मेल रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अगर सपोज मैं कहती हूँ स्मॉल ए रिसेसिव ट्रेट है, तो मेल में अगर एक एलील भी है तो आपको वो ट्रेट मिल गया। फीमेल में वो ट्रेट तब मिलेगा जब दोनों एलील्स प्रेजेंट होंगी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स कैरियर भी हो सकती हैं, तो कैरियर के पास आपको वो ट्रेट का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। इसलिए ज्यादा फ्रीक्वेंसी में वो ट्रेट किस में नजर आता है, वो मेल्स में ज्यादा नजर आता है, क्योंकि मेल में एक भी एलील होगा आपको तब भी वो ट्रेट मिल जाए। अब हम ये भी कह सकते हैं कि फादर से सन के पास वो ट्रेट कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फादर का एक्स होता है वो बेसिकली डॉटर्स में जाता है, फादर का जो वाई होगा वो सन्स में जाता है, तो ये एक्स लिंक्ड है। इसका मतलब फादर कभी भी डायरेक्टली सन को ये ट्रेट नहीं दे सकता, फादर का एक्स हमेशा किस में जाएगा, डॉटर्स में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अफेक्टेड फादर है, अगर हम ये शो कर रहे हैं तो डॉटर उसकी हमेशा कैरियर होगी। अगर हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि मदर के पास वो ट्रेट नहीं है, फादर से एक एलील उसमें चला गया, तो ऑब्वियसली वो हेटेरोजाइगस कंडीशन। अगर मदर भी कैरियर थी, फादर भी अफेक्टेड है, तो चांसेस है कि डॉटर्स में भी आगे हो सकता है ट्रेट का एक्सप्रेशन। बट अगर हम ये लेके चल रहे हैं कि मदर नॉर्मल है, फादर अफेक्टेड है, तो फादर ये ट्रेट ये एक्स डॉटर को देगा, एक एक्स मदर से आएगा, तो आपके पास ये फिनोटाइप, मतलब जो डॉटर्स हैं वो हमेशा क्या आएंगी, कैरियर्स। ऑल द डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर आर कैरियर्स। और क्योंकि ये एक रिसेसिव ट्रेट है, आपको किसी जनरेशन में उसका एक्सप्रेशन नहीं भी मिल सकता है, तो हम कहेंगे ट्रेट विल स्किप जनरेशंस। रिसेसिव का करेक्टर हमेशा ये रहता है कि अगर जनरेशन स्किप हो रही है तो वो रिसेसिव ट्रेट है। अब अगर आपको मेल्स में ज्यादा मिल रहा है तो उसको हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव कह सकते हैं। एक्स लिंक्ड अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट का पहला करेक्टर तो हम ये कहेंगे कि वो जनरेशंस को स्किप नहीं करेगा। अब क्योंकि वो एक्स लिंक्ड है तो इसका मतलब इक्वल फ्रीक्वेंसी नहीं होगा। यहाँ हम मानते हैं कि मेल और फीमेल दोनों में आपको अफेक्शन मिल सकता है, मतलब दोनों अफेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन फीमेल्स में ज्यादा मिलता है। फीमेल्स में ज्यादा क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपके पास दो एक्स हैं, उनमें से कोई भी एक डोमिनेंट हो सकता है, तो चांसेस ज्यादा है। अब अगर अफेक्टेड फादर है तो वो अपने सारे डॉटर्स को वो ट्रेट देगा, क्योंकि अगर अफेक्टेड फादर है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मदर नॉर्मल भी है, फादर अफेक्टेड है, कैपिटल ए डोमिनेंट हम ट्रेट शो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक्स किस में जाता है, डॉटर्स में। और अगर डॉटर्स में एक भी डोमिनेंट एलील है तो इसका मतलब वो ट्रेट शो करेंगे, तो दैट मीन्स अफेक्टेड फादर जो है वो ट्रेट सभी डॉटर्स को देगा, जितनी भी डॉटर्स होंगी वो सारी की सारी अफेक्टेड होंगी। देन अफेक्टेड मदर अगर सपोज हेटेरोजाइगस है, मतलब हम इस तरह से शो कर रहे हैं एक्स ए एक्स, तो वो ये ट्रेट 50% सन्स को देगी। क्यों? क्योंकि एक एक्स जो है वो वाई के साथ इंटरेक्ट करेगा और एक एक्स जो है वो इस एक्स के साथ। तो डॉटर्स के केस में अगर वो हेटेरोजाइगस है तो हम कह सकते हैं 50% डॉटर्स को गया और 50% सन्स को गया। आपके पास अगर हम इसका क्रॉस करें कि आपके पास मदर जो है वो हेटेरोजाइगस है, फादर अगर नॉर्मल है, हमने यही कहा अफेक्टेड मदर जो हेटेरोजाइगस है, तो ये ट्रेट तो शो कर रही है क्योंकि डोमिनेंट है। अगर हम आगे इसके बाद प्रोजेनी बनाएं तो आपके पास एक्स ए एक्स, एक्स ए वाई, एक्स एक्स एंड एक्स वाई बना। दैट मीन्स ये फीमेल जो होगा वो डिजीज शो करेगी, बट ये वाली फीमेल शो नहीं करेगी, तभी हमने कहा 50% डॉटर्स में गया। ये मेल जो है वो डिजीज शो करेगा, ये नहीं करेगा, तो इसका मतलब आपके पास अगेन कितने में गया, 50% डॉटर्स एंड 50% सन्स, और ये जनरेशन को स्किप नहीं करता है। अब एक हमारे पास वाई लिंक्ड ट्रेट भी आता है। वाई लिंक्ड का मतलब वो वाई पे प्रेजेंट है, उसका तो श्योर है कि क्योंकि वो वाई लिंक्ड है और बहुत कम जीन्स होते हैं जो वाई लिंक्ड होते हैं, तो इसका मतलब ये क्लियर है कि वो फादर से सन में जाएगा।
और जो अफेक्टेड फादर होगा उसके जितने भी सन्स होंगे उसमें वो आपको मिलेगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आगे, चाहे वो रिसेसिव है चाहे डोमिनेंट है, वो एक ही रिप्रेजेंटेशन है। तो जो भी ट्रेट होगा वो हमेशा फादर से सन में ट्रांसमिट होगा। फादर टू डॉटर वो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वाई कभी भी डॉटर में नहीं जाएगा। और फादर टू सन वो हमेशा मिलेगा, क्योंकि वाई लिंक्ड है। तो जितने भी सन्स होंगे आगे फादर के वो अफेक्टेड होंगे। तो वाई लिंक्ड आइडेंटिफाई करना इजी है, प्लस वो बहुत ही कम ट्रेट्स होते हैं जो वाई लिंक्ड होते हैं, तो ज्यादा आपको इनके बीच में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि अगर रिसेसिव ट्रेट है तो वो जनरेशन स्किप कर सकता है, चाहे वो ऑटोसोमल रिसेसिव है चाहे वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अगर डोमिनेंट है तो वो कभी भी जनरेशन को स्किप नहीं करेगा। अगर ऑटोसोमल है तो इक्वल फ्रीक्वेंसी मेल और फीमेल्स में। अगर वो एक्स लिंक्ड है तो चांसेस हैं, देखेंगे हम, रिसेसिव है अगर तो मेल्स में ज्यादा चांसेस हैं, डोमिनेंट है तो फीमेल्स में ज्यादा चांसेस हैं। वाई लिंक्ड है तो मेल्स में आपको ही मेल्स में ही मिलेगा और हमेशा फादर टू सन आगे आगे प्रोपोगेट होता जाएगा। सो इनके बेसिस पे हम प्रोजेनी में आपको इनहेरिटेंस पेडिग्री एनालिसिस दिया होता है और हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से पर्टिकुलर टाइप का इनहेरिटेंस है। तो ये करेक्टर्स के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि पेडिग्री में जो ट्रेट का इनहेरिटेंस है वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल में भी रिसेसिव है या डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड में भी रिसेसिव है या डोमिनेंट है।